नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रवीण और लास्ट टाइम हमने जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था उसमें पढ़ लिया था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हमने काफ़ी कुछ बातें जानी थी और फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकला था वो निकला था V इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती थी हम क्या लिखते थे? वोल्ट। क्या लिखते थे? वोल्ट लिखते थे। ठीक है, इसके अलावा हमने बैटरी के बारे में भी मैंने बात करी थी आपसे कि बैटरी का जो बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है पॉजिटिव वाला उसको हम कहते हैं हायर पोटेंशियल, छोटा वाला जो टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वही आपके नीचे लिखा रहता है। जस्ट लाइक आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में देखा होगा कई बार लिखा रहता है 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। येस और नो? वो क्या होता है एक्चुअली में? पोटेंशियल डिफरेंस। गेट इट? ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। ठीक है, इसके आगे करते हैं। मान लो यहाँ पे इफ W इक्वल्स टू 1 जूल हो, क्या हो? 1 जूल हो, और Q इक्वल्स टू 1 कूलाम हो। क्या हो? 1 कूलाम। तो आप क्या लिख सकते हैं कि V की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि W की वैल्यू भी 1, Q की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल्स टू 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू 1 वोल्ट। बिल्कुल सर, हो जाएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ठीक है ना, इफ 1 जूल वर्क डन रिक्वायर्ड, अगर 1 जूल वर्क डन रिक्वायर्ड है किसके लिए? इफ 1 जूल वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 कूलाम चार्ज across the conductor। yes or no? मैंने क्या लिखा? अगर 1 जूल वर्क डन रिक्वायर्ड है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, देन the potential difference across the conductor is 1 वोल्ट। सिंपल, जो मैंने यहां पे माना वही मैंने लिखा है। देखिए अगेन, अगर W की वैल्यू 1 जूल हो जाए और Q की वैल्यू भी 1 कूलाम हो जाए तो W की वैल्यू भी 1, Q की वैल्यू भी 1, तो V बराबर हो गया 1 वोल्ट। ठीक है, अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं? आराम से, अगर इफ 1 जूल वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 कूलाम चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। सिंपल सी बात है। यस और नो? बात समझ में आ गई? ये डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है ना। स्टार्टिंग में याद करूं, मैंने आपको 1 कूलाम की डेफिनेशन भी बताई है। बताइए नहीं बताइए? 1 कूलाम चार्ज किसे कहा जाता है ना। ऐसे मैंने 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आपको बता दी है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आती हैं कई बार। ठीक है, ऐसी 1 एम्पियर की भी डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। बताई थी नहीं बताई थी? यहाँ पे Q की वैल्यू भी 1 कूलाम और T की वैल्यू 1 सेकंड मानी थी, तब मैंने आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताई थी। तो ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 1 कूलाम किसे कहते हैं? ठीक है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं और 1 वोल्ट किसे कहते हैं? यस और नो? ठीक है, और सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, उन सब में हमको एक एक वैल्यू माननी है और आपके पास डेफिनेशन जैसा जैसा हमने माना है वैसे वैसे ही हमें लिखना होता है। ठीक है, तो यहां तक बात हो चुकी है हमारी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके अच्छे से? एकदम आगे चले। ओके, यहां तक होने के बाद इसमें कुछ 1-2 मैं आपको न्यूमेरिकल करा देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तक के न्यूमेरिकल अपने पास हो गए थे, पोटेंशियल डिफरेंस के भी हैं न्यूमेरिकल। अगर आपसे कहा जाए, मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्या है? कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर हमको जो वर्क डन है वो 50 जूल रिक्वायर्ड है। कितने कूलाम चार्ज को फ्लो कराने के लिए? 10 कूलाम चार्ज को फ्लो कराने के लिए। कितने कूलाम चार्ज को फ्लो कराने के लिए? 10 कूलाम। अगेन मेरा सवाल सुने अच्छे से। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 50 जूल वर्क डन रिक्वायर्ड होता है 10 कूलाम चार्ज को फ्लो कराने के लिए। ठीक है ना? तो बताओ उस सर्किट में के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? यस और नो? ठीक है, निकालते हैं। तो आप सबको पता है कि V की वैल्यू W/Q
डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, हम आराम से कर सकते हैं। V इक्वल्स टू W की वैल्यू आप सबको पता है कितनी है, यस एग्जैक्टली 50, और Q की वैल्यू कितनी है 10। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 वोल्ट। कितनी आ जाती है 5 वोल्ट। कोई दिक्कत है, सिंपल सी बात है, अच्छे से ठीक है। एक और सवाल बता देता हूं मैं, और बताओ, है ना। मान लो मैं ये कह दूं कोई भी एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू अब की बार आपको गिवन है, V की वैल्यू मान लो मैं आपको दे दूं 40 वोल्ट। किसी भी आपके कंडक्टर के अक्रॉस 40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसके अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो मैं मान देता हूं 5 कूलाम, 5 कूलाम। कितना फ्लो हो रहा है 5 कूलाम। और मैं आपसे कहूं बताओ कितना वर्क डन रिक्वायर्ड हुआ, कितना वर्क डन हमें चाहिए, ठीक है ना। उसने ये कहा एक कंडक्टर के अक्रॉस 40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 5 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस में जो चार्ज फ्लो हुआ है उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ा बैटरी को। बैटरी नहीं तो, अरे बैटरी का ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है ये, यस और नो। कोई बैटरी हमने कनेक्ट की होगी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ये आपको गिवन है। चार्ज भी फ्लो दे रखा है भाई 5 कूलाम चार्ज है, 5 कूलाम चार्ज आपके कंडक्टर का क्रॉस में फ्लो हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है। तो बताओ वर्क डन कितना है बैटरी का, बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने कितना वर्क किया। तो सिंपल सी बात है, अगेन आपको पता है V बराबर W अपॉन में Q, और W बराबर आप आसानी से लिख सकते हैं W बराबर V इंटू Q। तो W की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, V की वैल्यू आपके पास 40 और Q की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, तो आपके पास आ गया 200 जूल। ठीक है, ये आपके पास वर्क डन आ गया कि भाई साहब इस बैटरी के अंदर 5 कूलाम चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें जो चाहिएगा, कितना वर्क डन चाहिएगा, बैटरी ने जो वर्क डन किया है वो कितना है 200 जूल। कितना वर्क डन किया बैटरी ने सर्किट के अंदर 200 जूल। कोई दिक्कत है कैसी भी, अच्छे से ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ओके। अब आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके आगे भी क्लासेस में काम में आएगा वो लॉ आता है जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। क्या कहते हैं ओम्स लॉ। आपने पहले भी अपनी छोटी क्लासेस में इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है ना। सिंपल सा लॉ है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपके काम में भी आएगा। ओम नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये दिया था, ठीक है, ओम्स लॉ, है ना। सबसे पहले तो बातें आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट कि ओम्स लॉ ये नहीं है कि सारे के सारे जो मटेरियल होते हैं वो इनको फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, ठीक है सर, सारे के सारे मटेरियल इसको फॉलो नहीं करते, इसका मतलब ये यूनिवर्सल लॉ टाइप में नहीं है कि भाई साहब सब इसको फॉलो करते हैं, नहीं, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर मटेरियल से इसको, कंडक्टर से इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, पक्की बात है। पहली बात तो ये समझ में आ गई सबके, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूं तो ओम्स लॉ में हम ये भी बता सकते हैं कि ओम्स लॉ सबसे पहले, है ना, मटेरियल्स दोज ओबे का मतलब पालन करते हैं ओम्स लॉ, ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं यानी कि उनका पालन करते हैं, उसके अनुसार ही आपके पास रिएक्शन देते हैं। मटेरियल्स दोज ओबे ओम्स लॉ कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, उनको क्या कहा जाता है ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है ओमिक कंडक्टर, बिल्कुल सही सर, बात समझ में आ गई कि सर ओम्स लॉ को जो आपके मटेरियल फॉलो करते हैं उन्हें हम ओमिक कंडक्टर कह देते हैं, सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं ओम्स लॉ से रिलेटेड और बताना चाहूं, ये लॉ नहीं चल रहा है, लॉ से रिलेटेड कुछ बातें अब मैं आपको बता रहा हूं जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए इसको पढ़ने से पहले, ठीक है सर। पहली बात हमारे समझ में आ गई, जो फॉलो नहीं करते हैं, है ना। अगर मैं लिखूं इसके बारे में और बातें, मटेरियल्स दोज डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर, उन्हें क्या कहते हैं, यस नॉन ओमिक कंडक्टर। कोई दिक्कत, पक्की बात है, अच्छे से, ठीक है।
थर्ड स्टेटमेंट है ना, थर्ड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। ओम्स लॉ जो होता है ना एप्लीकेबल होता है एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये लॉ फॉलो नहीं किया जाता है किसी भी मटेरियल के द्वारा, यस और नो, पक्की बात है। और हाँ, लो टेम्परेचर कितना सर, 10, 20, 30, ये नहीं है कि भाई जब -50 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, इतना कम भी नहीं। लो टेम्परेचर यानी कि आपका जो नॉर्मल होता है 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, इतने लो टेम्परेचर के ऊपर ही ओम्स लॉ क्या करता है, आपके पास काम करता है। ज़्यादा टेम्परेचर पे, ये हाई टेम्परेचर पे और बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी ये काम नहीं करता है। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट अगर मैं बताना चाहूँ इससे रिलेटेड, तो याद रहे ओम्स लॉ जो होता है वो लागू कब होता है। एक तो ये हो गया अजम्पशन, एक अजम्पशन और है, जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स, अदर फिजिकल फैक्टर्स है ना, मटेरियल से, सराउंडिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, अदरवाइज ये लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ 4 बातें हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक अच्छे से? तो ये 2 मैंने आपको अजम्पशन बताए हैं, और ये 2 मैंने आपको कुछ बताए कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और फॉलो नहीं करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। ये 2 अजम्पशन जब मैं ओम्स लॉ अब लिखूंगा तो आपको याद रहे ये 2 अजम्पशन के साथ ही लिखूंगा, है ना। या आप इसको भी, ये तो लागू होता है, ये अजम्पशन तो पक्का है, ठीक है ना, तभी ओम्स लॉ आपका फॉलो होता है। कोई दिक्कत है? चले, ठीक है। अब मैं अपने ओम्स लॉ के बारे में बातें करता हूं, ठीक है। देखें, आपने सुना होगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V करके, सुना है? सुना है या सुना है? सुना है क्या? चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, सब इंटेलिजेंट हो इसका मतलब, है ना। चलो देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है ना, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए या फ्लोइंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference across the conductor, ठीक है। क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रिक करंट जो किसी भी कंडक्टर में से पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। याद रहे, बार बार मैं ये चीज बोल रहा हूं कि ओम्स लॉ जो है वो यही है, ठीक है ना। ओम्स ने जो बात कही थी वो यही कही थी कि भाई साहब जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके? वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के जो उस कंडक्टर के अक्रॉस लगा हुआ है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, मैथमेटिकल कली कैसे लिख सकते हैं हम इसको? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छे से, यही आपका ओम्स लॉ है। कई कहते हैं V इक्वल्स टू IR है, नहीं, वो तो एक चीज आ गई उससे, अदरवाइज ओम्स लॉ है वो यही है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कोई दिक्कत है कैसी भी? ठीक है, चलते हैं। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो मैं मैथमेटिकली ऐसे इसको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो V बराबर आ जाता है I इंटू R। क्या आ जाता है? I इंटू R। ऐसे आप लिख लें
चाहे इसको लिख ले आर इक्वल्स टू वी अपॉन में आई, ठीक है। अब जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो आपको पता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है सॉरी, तो एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का एक स्पेशल नाम है जो एक मटेरियल के स्पेशल करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? यस एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? कैसी भी? ओके। अब रेजिस्टेंस के बारे में एक और बात कहूं कि जो इसकी जो यूनिट होती है वो ओम ही होती है, जिसका एक सिंबल होता है, यूनिट होती है ओम, यानी कि जिसका एक सिंबल होता है हम उसको लिखते हैं ऐसे, है ना, इसका एक सिंबल होता है ओम, जिसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है? कैसी भी? ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा कि ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ के बारे में 4 स्टेटमेंट बताए थे मैंने आपके पास, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, उसने क्या बोला ओम ने कि भाई जब इलेक्ट्रिक करंट जो किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मैथमेटिकली मैं इसको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, तो V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? यस, I के। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल्स टू I इंटू R। कोई दिक्कत? ठीक है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? R इक्वल्स टू V अपॉन में I, V अपॉन में I, ठीक है। तो ये जो R है ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तब आया है ये, और इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? यस, रेजिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम, या आपके पास ऐसे इसका सिंबल होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। पहले आप अगर ये उतारना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और इसको उतार लें, ठीक है ना, फिर हम आगे बात करते हैं इससे। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं मान लो 1 ओम की डेफिनेशन बनाना चाहूं, अगर मान लो V की वैल्यू 1 वोल्ट हो गई, अरे V तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट हो गई और I की वैल्यू कितनी हो गई? 1 एम्पियर। यस और नो? ये इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तब आपके पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो बोलो। यस, 1। क्या जाएगी? 1। तो R इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। यस और नो? अगर मैं 1 ओम की डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या दे सकता हूं? मान लो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, है ना, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? आपका 1 ओम। सिंपल सी बात है, V भी 1 माना है, I भी 1 माना है, उसको लिख दो, वही आपके 1 ओम की डेफिनेशन हो गई। यस और नो? चले आगे, ठीक है। मैं लिखता हूं, चलो लिख देता हूं मैं यहां पे 1 ओम की डेफिनेशन, ठीक है। देखो, जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूं, है ना, तब आप इसको उतारा मत करो, ठीक है, पहले समझा करो, ठीक है। फिर वीडियो को जैसे ही आपके समझ में आ जाए, वीडियो को वहीं पॉज करी, उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट किया। क्योंकि क्या है, जैसे ही मैंने लिखा और उसी वक्त अगर आप लिखना स्टार्ट कर देते हो ना, तो उससे देखो 2 काम हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला काम तो आपकी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, आपका जो कंसंट्रेशन है वो लिखने में रहेगा। दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है, 1-2 लाइन मान लो बाई फॉल्ट अगर मैंने किसी की स्पेलिंग गलत लिख दिया, एक लाइन गलत लिख दी, तो आप उसी वक्त क्या होगा, हैंड टू हैंड आप साथ साथ उतार रहे हो, तो आपका भी वो क्या हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उस चीज़ को समझें, समझने के बाद आपके समझ में आ गई ना, मैंने लिख दिया, मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, उसके बाद वीडियो को तुरंत पॉज करें या रिवर्स करके देख लें और फिर उतार लें। यस और नो? ठीक है ना। उसमें आपके 2 फायदे हैं, ना तो आपकी कोई गलती होगी और आपकी वो चीज़ समझ में भी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था? यस, मैं आपको बता रहा था 1 ओम की डेफिनेशन, ठीक है। तो हमारी बात कहाँ तक हो गई थी? R इक्वल्स टू V अपॉन में I, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, जिसका सिंबल होता है कुछ ऐसा। आगे चले, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा इफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V की वैल्यू अगर मैं 1 वोल्ट मान लूँ, यानी कि 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है, और अगर I की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, क्या हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए। यस और नो?
ठीक है, तो इससे आगे हम क्या कर देंगे, V की वैल्यू भी 1 और I की वैल्यू भी 1, तो आपके पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम। कितना आ जाएगी, 1 ओम। यस और नो, पक्की बात है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इफ 1 वोल्ट, या मैं लिख दूं, हो सकता है। अब देखो जैसे कि अब मैंने यहाँ से मेरे को थोड़ी सी इंग्लिश ठीक नहीं लगी, तो मैंने यहाँ पे तुरंत यहाँ पे इसको मिटा दिया, और अगर आप इसी वक्त लिखते रहते तो आपकी गलती हो जाती है कि नहीं हो जाती, ठीक है ना। हो सकता है ऐसे भी बना सकते हैं, वो कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, तो इसीलिए कहता हूँ पहले समझें आप, ठीक है ना। ओके, ठीक है। इफ 1 एम्पियर करंट flowing through a conductor at 1 volt potential difference, at 1 volt potential difference, get it, then resistance of the conductor, resistance of the conductor is 1 ohm। ठीक है, क्या लिखा मैंने, जो मैंने यहां पे माना वही मैंने लिखा है। सुने, अगर इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है एट 1 वोल्ट, एट 1 वोल्ट, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, 1 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो जो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, 1 ओम। क्या कहलाता है, 1 ओम। कोई दिक्कत कैसी भी, अच्छे से, ठीक है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है। ये आपने लिख ली, नहीं लिखी तो अब लिख सकते हो आप, मैं बोल देता हूं जैसे आपको लिखना हो, आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, है ना, क्योंकि मैं इसी के बारे में कुछ और बातें बताता हूं, ठीक है। लिख लिया है ना, अगर जल्दबाजी लग रही है तो पोज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आगे इसके बारे में बात करता हूं और थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताता हूं। यहां से आपको देख के ये लग सकता है कि सर R बराबर इक्वल V अपॉन में I, यानी कि R इक्वल्स टू V अपॉन में I। अगर सर I इंक्रीज होगा तो R डिक्रीज होना चाहिए, यस और नो। अगर I इंक्रीज हो रहा है, अगर I को इंक्रीज होना है तो R को डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर सर V इंक्रीज हो रहा है तब भी तो R क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फॉर्मूले से देख के आपको ऐसा लग सकता है कि सर I इंक्रीज होगा तो R डिक्रीज होगा, और अगर V इंक्रीज होगा तो R इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली हो गया और ये इनवर्सली हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो सीधी सी बात है डिनोमिनेटर वाली चीज बढ़ेगी तो आपके पास ये वाली चीज तो डिक्रीज होगी या नहीं होगी, और अगर आपके पास न्यूमरेटर वाली अगर बढ़ेगी तो ये भी आपके पास R क्या होना चाहिए, यस बिल्कुल एग्जैक्टली इंक्रीज होना चाहिए, यस और नो। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, मुझे पता है कई लोगों को शौक सा लगता है, इस बात से लगा होगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से बताना आप मुझे। अभी मैंने प्रीवियसली लिखा था कि V इक्वल्स टू I इंटू R, लिखा था नहीं लिखा था, और मैंने बोला था R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, यस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी कि सर अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसका मतलब V और I का जो रेशो है, V और I का जो रेशो है, ये रेशो ही तो है ना, अपॉन में रेशो बता सकते हैं ना इसको, तो V और I का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है हमेशा। क्या होता है, यस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, R। क्या होती है, R। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर I इंक्रीज होगा तो R डिक्रीज नहीं होगा क्या? अरे भाई नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं अभी आपको, रुको। मान लो यहां पे क्या होता है, मान लो आपके पास 10 अपॉन में 5 है, 10 अपॉन 5 की वैल्यू बताओ कितनी रहेगी, बताओ जल्दी बताओ। हाँ सर 2 रहेगी, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? ठीक है सर, 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2। मान लो ये इंक्रीज हो गया और ये इंक्रीज होके हो गया 7। क्या हो गया, 7। और मैं कह दूं 10 अपॉन में 5 की जो वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू आई है ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी,
ठीक है सर। अगर सर कल ये दोनों चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों चेंज होने के लिए आज़ाद हैं, इससे इनके परिवर्तन से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, ये चीज़ चेंज नहीं होगी, मैं ऐसा बोल दूं यहाँ पे। बात समझ में आ गई क्या अच्छे से? तो देखना, मान लो ये बढ़ के 7 हो गया, क्या हो गया 7, तो 10 भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा 14, तो वापस देखो ये 2 ही रहेगा कि नहीं रहेगा, रह गया ना। मान लो मैं इसको और इंक्रीज कर दूं, मान लो डिक्रीज कर दूं मैं, ये 3 हो गया, तो ये भी डिक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा 6, तब भी ये कितना रहेगा 2 रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो अगर i की वैल्यू इंक्रीज होगी तो v की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यस, मैं यही कहना चाहता हूं, ठीक है ना। r कांस्टेंट रहेगा v और i के रिस्पेक्ट में, v और i जब चेंज होता है ना तब r चेंज नहीं होता है। यस और नो? पक्की बात है? एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, ठीक है ना। i इंक्रीज होगा तो v भी ऐसे इंक्रीज होगा कि r की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है ना। मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं सिंपल सा। मान लो आपके पास 20 वोल्ट है, 2 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 वोल्ट 2 एम्पियर यानी कि 10 ओम, कितना हो गया 10 ओम, ठीक है ना। 10 ओम का कोई 10 ओम का आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, आपके पास ऐसी चीज आ गई, ठीक है सर, पता चल गया। अब मान लो ये बढ़ के इसी रेजिस्टेंस के लिए ये हो गया 10 ओम, कितना हो गया 10, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाना चाहिए, यस 100 हो जाना चाहिए, कितना होना जाना चाहिए 100 वोल्ट, ठीक है ना। तो ध्यान रहे V और I के चेंज होने से R पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चाहो तो आप यहां से नोट करके बात लिख भी सकते हो ये, ठीक है ना। नोट 2 तरीकों से मैं आप इस बात को लिख सकते हो। पहली बात, रेशो ऑफ V एंड I इज कांस्टेंट, कि V और I का जो रेशो होता है तो वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। या इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह दूं, सर कैसे कहोगे बताओ? ठीक है सर, कह देता हूं, मैं ये कह दूं रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम V एंड I, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, V और I से। ये V और I पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। V और I के चेंज होने से वो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। बात समझ में आ गई? तो इन 2 बातों का ध्यान रखें। कई बार पूछ लिया जाता है वाइवा के अंदर भी, प्रैक्टिकल के अंदर भी, कई बार क्लास में टीचर पूछ लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है हमें देखने से, है ना। तो ये बात ध्यान रहे, ठीक है ना। V और I का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छे से यहां तक बात समझ में आ गई सबके? क्लियर? ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।